हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फीट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, ये एनाटॉमी फिजियोलॉजी से क्वेश्चंस हैं एंड उसके अंतर्गत यह डाइजेस्टिव सिस्टम, न्यूट्रिशन एंड मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन है। 20 MCQ क्वेश्चन है आज के सेशन में। दोस्तों, अपने सभी काम करते हुए इसके लिए ज़रूर टाइम निकालिए, एक डेली रूटीन को पार्ट बना लीजिए और माइंड में ये बना रहे कि जब भी वैकेंसी आएगा मेरा एक सीट यहाँ पे रखा रहेगा। तो डेली प्रैक्टिस करने पर ही आपके सब कॉन्शियस माइंड में वो बैठा रहेगा, शब्द बैठे रहेंगे, ट्रिक बैठे रहेंगे, जिससे आप जो एग्जाम हॉल में जल्द से जल्द क्वेश्चंस को हल कर लेंगे, क्योंकि वहाँ पे टाइम की कमी हो जाता है। तो डेली प्रैक्टिस करने से ज़रूर लाभ होगा और वीडियो को आधा देख के मत भागिएगा, पूरा देखिएगा। तो दोस्तों, चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, स्वाद इंद्रियों का मुख्य अंग है। द मेन ऑर्गन ऑफ टेस्ट इज। तो आप सबको पता है यह है जीभ, टंग। इजी क्वेश्चन है, बट इससे रिलेटेड मैं कई सारे फैक्ट बताऊंगी कि एक क्वेश्चन से कई सारे क्वेश्चंस आपके रेडी हो जाएंगे। जैसे कि आप जानते हैं, जिह्वा जो है ये मुख्यतः एक स्वाद ज्ञानेंद्रिय है। जैसे आपको पता है 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय हैं। ज्ञानेंद्रियों में हमारा आँख, नाक, कान, मुंह यानी जीभ और त्वचा आता है। तो जो हमारी जिह्वा होती है वो इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक यानी अंतरस्थ और बहिरस्थ पेशी से मिलकर बना होता है। जीभ के अंदर जो आंतरिक पेशियां होती हैं उनके कारण सूक्ष्म गतियां होती हैं, जिससे भोजन निगलने में सहायक होता है। जो एक्सट्रिंसिक मसल्स होती हैं, बाहरी मसल्स होती हैं, जो जीभ के आसपास के भागों से जुड़ी रहती हैं। जो हमारा स्वतंत्र वाला भाग होता है उसके फ्रेनुलम कहते हैं। और जीभ जो है म्यूकस के द्वारा ढका रहता है, म्यूकस मेम्ब्रेन के द्वारा। और जो जीभ होता है इसमें सेंसेशन होती हैं, स्वाद संवेदन होते हैं, टेस्ट होते हैं, टेस्ट सेंसेशन होते हैं। 2 प्रकार के यहाँ पे स्वाद संवेदन होते हैं हमारे जिह्वा पर, साधारण स्वाद संवेदन एंड वास्तविक स्वाद संवेदन। साधारण स्वाद संवेदन में हमारा जो स्पर्श संवेदन से जुड़ा होता है। जैसे हम कोई चीज़ मुंह में लेते हैं तो जीभ ये बताता है कि वो किस आकार का है, गर्म है कि ठंडा है, यानी ताप का ज्ञान कराता है। आपको याद होना चाहिए दोस्तों, जैसे कि हमारा साधारण स्वाद संवेदन का जो आवेग होता है, इम्पल्स होता है, वो मध्य कर्ण रज्जु से आते हैं, जो बाद में 7वीं कपाल तंत्रिका से जुड़ जाते हैं। 7वीं कपाल तंत्रिका हमारे फेस में होती है। जैसे कि आपको पता है जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है उसमें जो है कुल 31 जोड़े नाड़ियाँ आती हैं, जिसमें से आपके 43 जोड़े नाड़ियाँ होती हैं दोस्तों, जिसमें आपके जो 12 जोड़े नाड़ियाँ होती हैं वो आपकी कॉर्निथल नाड़ी मस्तिष्क से आती हैं। 31 जोड़े नाड़ियाँ जो होती हैं वो आपके स्पाइनल कॉर्ड से आती हैं। तो जो कॉर्निथल नाड़ी है आपके मस्तिष्क से जो 12 नाड़ियाँ आती हैं उसमें से 7वीं कपाल तंत्रिका हमारी चेहरे में आती हैं। तो मध्य कर्ण रज्जु से जो साधारण स्वाद संवेदन है वो आते हैं और बाद में 7वीं कपाल तंत्रिका से जुड़ जाते हैं। और आपको पता है कि जो हमारा जिह्वा होता है उसमें 5वीं, 9वीं और 12वीं कपाल तंत्रिका जुड़ी रहती है। 5वीं जो कपाल तंत्रिका है ट्राइजेमिनल, जिह्वा के अग्रभाग में जुड़ी रहती है, जबकि 9वीं कपाल तंत्रिका ग्लॉसोफेरेंजियल जीभ के पश्च भाग में जुड़ी रहती है। जो 12वीं कपाल तंत्रिका होती है हाइपोग्लॉसल, यह जिह्वा के पेशियों में होती है। 12वीं कपाल तंत्रिका के कारण ही जो है जीभ में गति होती है, याद रखिएगा, क्योंकि जीभ के आंतरिक भाग में पाई जाती है। और 5वीं, 7वीं और 9वीं कपाल तंत्रिका द्वारा यह संवेदन को ग्रहण करता है। और जो इसमें वास्तविक स्वाद संवेदन है वो 4 प्रकार के होते हैं, मीठा, नमकीन, खट्टा, कड़वा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसके बारे में अच्छे से बताई हुई हूँ। आप जो है एनाटॉमी फिजियोलॉजी में आप देखेंगे जीभ के बारे में मैंने अच्छे से बताया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कार्य के आधार पर भोज्य पदार्थों को कितने भागों में बांटा गया है। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस फूड आइटम आर डिवाइडेड इनटू हाउ मैनी कैटेगरीज। तो आपको पता है कि कार्य के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है।
पहला है आपका ऊर्जा प्रदान करने वाले यानी एनर्जी गिविंग फूड्स, जिसके अंतर्गत हमारा कार्बोहाइड्रेट एंड वसा आता है। दूसरा है आपका बॉडी बिल्डिंग फूड्स, शरीर निर्माण करने वाले, ये है हमारा प्रोटीन। तीसरा है प्रोटेक्टिव फूड्स, रोगों से रक्षा करने वाले एंड इम्यूनिटी प्रदान करने वाले, उसमें आपके विटामिन एंड मिनरल्स यानी खनिज लवण आते हैं। तो यहाँ पे 3 प्रकार के आपके राइट आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, हमारे शरीर की सबसे बड़ी रचना है द लार्जेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ आवर बॉडी। आपको पता है कि सबसे बड़ी रचना है आपकी यकृत, सबसे बड़ी ग्रंथि है आपकी यकृत, बट यहाँ पे अगर त्वचा दिया रहता, स्किन दिया रहता तो वो राइट हो जाता। ठीक है, तो यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है हमारे शरीर की, जो डायफ्राम के नीचे उदर गुहा के ऊपरी भाग में दाहिनी ओर स्थित होती है। और जो यकृत यानी लीवर होता है, ये चारों तरफ से पेरिटोनियम नामक झिल्ली से घिरा रहता है। इसका वजन 1.5 से 2 kg तक होता है। जैसे कि आप जानते हैं, जो हमारा लीवर होता है वह पित्त का स्त्राव करता है, जो फैट को पाचन करता है। लीवर के क्या कार्य क्या क्या है? यह पित्त का स्त्राव करता है, पित्त रस का स्टोर होता है पित्ताशय यानी गॉल ब्लैडर में, ग्लाइकोजन को स्टोर करके रखता है। जब हमको ज़रूरत पड़ती है ऊर्जा की तो वही ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर ऊर्जा देती है। यूरिया का निर्माण करता है। जब हम कोई प्रोटीन लेते हैं तो अमीनो एसिड में टूटता है। अमीनो एसिड्स कहाँ जाता है? छोटी आंत से अवशोषित होकर के रक्त द्वारा यकृत में या लीवर में पहुँचता है। वहाँ पे अमीनो एसिड से नाइट्रोजन जो है अलग हो जाता है और उसका अमोनिया अंत में यूरिया में बदल जाता है। अंत में किडनी रक्त से यूरिया लेकर के छान करके इसको बाहर निकाल देता है। दोस्तों, जो अमोनिया होता है तो जहरीला होता है। यदि लीवर नहीं होता तो अमोनिया पूरे शरीर में फैल जाता और व्यक्ति की तत्काल मृत्यु हो जाती। उसके अलावा वसा प्रक्रिया को भी लीवर काम करता है। वसाओं को कार्बोनिक अम्ल तथा जल में बदलने में सहायता करता है एंड रक्त की रचना में महत्वपूर्ण कार्य करता है, जिससे गर्भावस्था में जो है आरबीसी का निर्माण करता है यकृत ही। ठीक है, एंड ये संचय और वितरण का काम करता है, जैसे कि ग्लाइकोजन, वसा, लोहा एंड विटामिन ए, के का अधिक मात्रा में संचय और समय समय पर आवश्यकता अनुसार इसका वितरण भी करता है। और शारीरिक ताप का स्थिरीकरण करता है, यानी कि जो लीवर होता है मेटाबॉलिक से संबंधित अनेक रासायनिक क्रियाएं होती हैं, जिसे यकृत से होकर जाने वाले रक्त का तापमान बढ़ जाता है। इस प्रकार यकृत जो है शरीर के ताप स्थिर रखने में भी सहायक होता है। और यकृत क्या करता है? हिपेरिन का निर्माण करता है। आपको पता है कि हिपेरिन ऐसा रासायनिक पदार्थ है जो रक्त को शरीर के अंदर तरल अवस्था में बनाए रखता है, जमने नहीं देता। ठीक है, अगर रक्त जो है शरीर में ही जम जाएगा तो व्यक्ति जिंदा नहीं रहेगा। और बहुत सारी रक्षात्मक क्रियाएं करता है हमारा जो लीवर होता है। रसायनों तथा बैक्टीरिया से उत्पन्न कई प्रकार के विष को नष्ट करता है और विषाक्त पदार्थों को यूरिन के द्वारा बाहर निकालता है। क्या हो जाता है दोस्तों कि कभी कभी लीवर जो है वो फेल हो जाता है, जिसकी वजह से लीवर कमज़ोर हो जाता है और पित्त रस का निर्माण नहीं हो पाता, यानी बहुत कम होता है। अतः इमल्सिफिकेशन नहीं हो पाता, अतः बिलिरुबिन नहीं बनेगा या कम बनेगा तो फैट नहीं बचेगा। इसी को लीवर फेल कहते हैं। ठीक है, बिलिरुबिन कम बनना और ज़्यादा बनना, दोनों स्थितियों को हम कहते हैं लीवर फेल, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, दांतों व हड्डियों को बनाने के लिए क्या आवश्यक है? तो आप सबको पता है कैल्शियम फास्फोरस सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है, तो इसमें कैल्शियम सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है दांतों व हड्डियों के लिए। और दोस्तों, जैसे कि आपको पता है हमारे शरीर के आहार का 2% जो है कैल्शियम होता है। व्यक्ति को प्रतिदिन 0.5 से 0.9 ग्राम कैल्शियम की आवश्यकता होती है, जो रक्त को जमाने में सहायक होती है। एंड कैल्शियम जो होता है दूध, उससे बनी वस्तुएं, हरी पत्तेदार सब्जियां, गेहूं, बाजरा, मक्का आदि में पाया जाता है। एंड फास्फोरस भी दांतों व हड्डियों को मजबूत बनाने में सहायक होता है। शरीर को प्रतिदिन औसतन 750 मिलीग्राम फास्फोरस की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। तो दोस्तों, आप सबको पता है इसमें आपका जो स्कर्वी है विटामिन सी की कमी से, रिकेट्स विटामिन डी की कमी से, रक्त अल्पता विटामिन B12 की कमी से,
एंड यहाँ पे आपका रतौंधी यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस जो है विटामिन ए की कमी से होता है। और रतौंधी में क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस में आँखों में दो सेल होते हैं, रोड सेल एंड कोन सेल। जो रोड सेल होता है वो अंधेरे में जो है एक्टिव रहता है, यानी अंधेरे उजाले में मंद प्रकाश में वस्तुओं को देखने के काम आता है। ठीक है, तो अंधेरे उजाले का फर्क बताता है, अंतर बताता है। और जो कोन सेल होता है वो प्रकाश में एक्टिव रहता है, यानी प्रकाश में रंगों को, वस्तुएं के रंगों को पहचानने में मदद करता है। तो जो नाइट ब्लाइंडनेस होता है, रतौंधी, रात को देख नहीं पाता इंसान, तो उसमें आपका रोड सेल में जो रेडाप्सिन लेयर होता है वो खराब हो जाता है। और जो कलर ब्लाइंडनेस होता है, कलर विजन, उसमें कोन सेल खराब हो जाता है, वस्तु के रंग को हम नहीं पहचान पाते, यानी कि उसमें लाल और हरा रंग देखने में ज़्यादा दिक्कत होने लगती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भोजन का वह तत्व जिसे शरीर एकत्रित रखने में सक्षम नहीं है, विच फूड एलिमेंट इज नॉट एबल टू बी स्टोर्ड बाय द बॉडी। दोस्तों, बॉडी में स्टोर रखने की क्षमता नहीं होती है कोई इसको विटामिन की, इसलिए इसको डेली बेसिस पे लेना आवश्यक हो जाता है। विटामिन की मात्रा जो है हमें भोजन में डेली बेसिस पे लेना पड़ता है, क्योंकि ये स्टोर नहीं हो पाती है। और चीज़ें जो है आपकी जो कार्बोहाइड्रेट होता है ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, तब एनर्जी देता है, लेकिन वो ग्लाइकोजन के रूप में लीवर और मांसपेशियों में एकत्रित रहता है। ठीक है, जब हमको ऊर्जा की जरूरत पड़ती है तो पुनः वह ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर के एटीपी बनता है, फिर ऊर्जा देता है। फिर जो आपका वसा फैट है वो फैटी एसिड ग्लिसरॉल के रूप में जमा होता है एडिपोज टिश्यू के नीचे। जो प्रोटीन होता है अमीनो एसिड के रूप में जमा होता है। बट ये विटामिन जो होते हैं वो हमारे शरीर में एकत्रित होने में सक्षम नहीं होते, इसलिए डेली बेसिस पे इसको कंज्यूम करना पड़ता है। ठीक है, ये कोई ऊर्जा प्रदान नहीं करते, आपको पता है, ये सूक्ष्म तत्व होते हैं। और जो है हमारा जो विटामिन होता है ये ऊर्जा प्रदान नहीं करते, लेकिन जो ऊर्जा प्रदान करने वाले तत्व हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, इनके सही उपयोग पर नियंत्रण करता है। अर्थात जो आपके विटामिन होते हैं मेटाबॉलिज्म क्रियाओं के संचालन के लिए आवश्यक होते हैं, इसलिए इसको वृद्धि तत्व यानी ग्रोथ फैक्टर कहते हैं। जैसा कि आपको पता है विटामिन की खोज सबसे पहले लुलिन ने किया था 1881 में, बट इसका नामकरण 1912 में फंक ने किया था, इसलिए बोला जाता है कि विटामिन की खोज फंक ने किया 1912 में। ठीक है, तो और ये हमारे शरीर में एकत्रित नहीं होता विटामिन, यूरिन के माध्यम से उत्सर्जन हो जाता है, बाहर निकल जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, इसलिए इसको प्रतिदिन भोजन से ग्रहण करना आवश्यक हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ पे आपको सही मिलान करना है। यहाँ पे पहले इसका तरीका है ABCD। इसके बाद आप देखिए जैव ऊर्जा। सबसे पहले आप ये देखिए जो आपको सबसे ज़्यादा आता है जैव ऊर्जा। सभी ऊर्जा का स्रोत क्या है, ये ATP है। जैव ऊर्जा, बायो एनर्जी, ये आपका बनता है माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिकीय शोषण के द्वारा। तो ए का आपका 1 हो जाएगा। स्वास्थ्य क्या है, स्वास्थ्य क्या है, तो सभी स्वास्थ्य जो है सभी के जीवन का आधार है, स्वास्थ्य ही जीवन का आधार है। तो यहाँ पे आपका बी का 4 हो जाएगा। उसके बाद आपका ऊर्जा क्या है, व्यक्ति के देख के पता चल जाता है कि नहीं ऊर्जावान है कि सुस्त है, तो ये स्वास्थ्य झलक है। ठीक है, सी का 2 हो जाएगा। एंड पोषण जो है न्यूट्रिशन आपका अच्छे स्वास्थ्य का मूल है, क्योंकि आप पोषण से ही आपका अच्छा स्वास्थ्य बनता है। तो अच्छे स्वास्थ्य का जो नींव होता है, मूल होता है, पोषण या न्यूट्रिशन होता है। तो डी का क्या हो जाएगा 3। तो ये 1 4 2 3 1 4 2 3 ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, पची हुई वसा को ऊर्जा में प्रयुक्त होने लायक बनने में कितना समय लगता है। हाउ मच टाइम डज इट टेक फॉर डाइजेस्टेड फैट टू बी यूज एज एनर्जी। तो आपको पता है कि 1 ग्राम फैट में 9.1 कैलोरी एंड 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन में 4.1 कैलोरी मिलती है। जैसे कि आपको पता है कि जो वसा है वो इतना ज़्यादा एनर्जी देता है 1 ग्राम में 9.1 कैलोरी, बट हमारे डेली पार्ट का जो मेन सोर्स है 55 से 60% वो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट तुरंत इंस्टेंट एनर्जी सोर्स होता है, तुरंत ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। जबकि वसा को, पचे हुए वसा को ऊर्जा में प्रयुक्त होने लायक बनने में 6 घंटा का समय लगता है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 9 है विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है। विटामिन डी डिफिशियंसी कॉज विच डिजीज? तो यहाँ पे रिकेट्स है, ठीक है, रिकेट्स। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे बगल में एक मस्जिद है, ठीक है। यहाँ पे जब भी वीडियो बनाती हूँ आवाज़ आ ही जाता है, तो इसके लिए सॉरी। तो यहाँ पे जो है विटामिन डी की जो कमी से रिकेट्स होता है, और विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम कैल्सीफेरॉल है। ये वसा में घुलनशील विटामिन है, और ये विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। रिकेट्स जो है सूखा रोग बच्चों में होता है। बच्चों में हड्डियों की नरमाई या कमजोर होने के कारण सूखा रोग हो जाता है। इसे पैरों में टेढ़ापन और मेरुदंड में असामान्य मोड़ आ जाते हैं। और जो वयस्क होते हैं, वयस्कों में विटामिन डी की कमी से ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है। ऑस्टियोमलेशिया में हड्डी मुलायम हो जाती है, इसलिए। और जो ऑस्टियोपोरोसिस होता है उसमें हड्डी पतला और कमजोर होने लगती है। क्वेश्चन नंबर 10 है वह विटामिन जिसके कारण रक्त का थक्का जमता है। विच विटामिन कॉजेज ब्लड क्लोटिंग? तो दोस्तों आपको पता है वो है विटामिन के। विटामिन के जो होता है वो आपको प्रोथ्रोम्बिन के उत्पादन में भी मदद करता है। प्रोथ्रोम्बिन जो है वो भी रक्त प्रोथ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन जिसका निर्माण जो है आपकी यकृत यानी लीवर में होता है, वो भी रक्त जमाने में मदद करता है। इनको निर्माण में जो विटामिन के होता है वो सहायता करता है। इनके निर्माण में विटामिन के सहायता करता है। ये चोट लगने पर थक्के के जमने के लिए आवश्यक होता है। इसके स्रोत जैसे पत्ता गोभी, टमाटर, आलू, अंडा, मांस आदि होते हैं। जो विटामिन के होता है वो यकृत में संग्रहित होता है, केटो जो होता है, और जो है इसका संश्लेषण आंतों के जीवाणु द्वारा होता है। अगर लंबे समय तक आप एंटीबैक्टीरियल दवा लेते हैं, जीवाणु रोधक लेते हैं, जो आंतों के जीवाणु होती है उसकी मात्रा कम हो जाती है। विटामिन के की कमी से थक्का नहीं जमता और आंतें प्रभावित होती है। पित्त की नली में अवरोध हो जाता है और प्रौढ़ावस्था में ऑस्टियोमलेशिया भी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्न में से कौन कौन सा घटक संतुलित व स्वस्थ जीवन के लिए उपयुक्त नहीं है? तो दोस्तों विच द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर फॉर बैलेंस एंड हेल्दी लाइफ? तो आपको पता है जो एक्सरसाइज है यह हमारे स्वस्थ जीवन जीने के लिए, संतुलित जीवन जीने के लिए आवश्यक है। पानी पीना भी है, फल सब्जियां सेवन भी है। अब पार्टी सिर्फ 5 यूनिट शराब रोज पीना ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 है शरीर के निर्माण ब्लॉक्स हैं। द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी आर? तो आपको पता है कि निर्माण शरीर के करने वाले कौन हैं? एनर्जी देने वाले कार्बोहाइड्रेट और फैट हैं। निर्माण करने वाले आपके हैं प्रोटीन, और शरीर को प्रोटेक्ट करने वाले, रक्षा करने वाले हैं विटामिन्स एंड मिनरल्स। क्वेश्चन नंबर 13 है एक कार्यरत महिला को रोज कितना प्रोटीन लेना चाहिए? हाउ मच प्रोटीन डज वर्किंग वुमेन नीड्स डेली? तो दोस्तों एक कार्यरत महिला को जैसे कि प्रति केजी के हिसाब से 0.8 ग्राम लेना चाहिए प्रति केजी ऑफ बॉडी वेट के हिसाब से। तो एक कार्यरत महिला को डेली 46 ग्राम यहाँ पे रखा गया है लेना चाहिए। और एक छोटा बच्चा है उसको ज़्यादा प्रोटीन की आवश्यकता होती है, इसलिए उसको एक 57 केजी का, अगर 16 से 18 वर्ष का बच्चा है तो उसको 57 केजी का है तो उसके लिए 78 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार एक समान आयु वाली लड़कियों के लिए जिनका वजन 50 केजी है तो उसको प्रतिदिन 63 ग्राम होना चाहिए, ठीक है। और साधारण, क्योंकि उस समय साधारण वायु में प्रोटीन की ज़्यादा आवश्यकता होती है क्योंकि उसमें शरीर का निर्माण ज़्यादा हो रहा होता है। और एक औसत कार्यशील महिला है, एडल्ट है, तो उसके लिए 46 ग्राम आवश्यकता होती है। और स्तनपान कराने वाले महिला के लिए 75 ग्राम प्रोटीन का आवश्यक होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि कार्यशील महिला को, सॉरी दोस्तों ये दोबारा क्वेश्चन जो है रिपीट हो गया, तो 46 ग्राम आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 15 है निम्न में से किस खाद्य पदार्थ में एक संतुलित आहार के लगभग सभी तत्व निहित होते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम्स कंटेन्स ऑलमोस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए बैलेंस डाइट? तो आपको पता है ये दूध जो है संपूर्ण आहार, कंप्लीट डाइट कहा जाता है। इसमें सभी प्रकार के विटामिन, मिनरल्स एंड कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन वसा पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है
निम्न में से कौन से शारीरिक स्वास्थ्य का घटक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस? दोस्तों आपको पता है कि फिजिकल फिटनेस को दो भागों में बांटा गया है, हेल्थ रिलेटेड और मोटर स्किल रिलेटेड। हेल्थ रिलेटेड में 5 कंपोनेंट्स आते हैं, जिसके मस्कुलर स्ट्रेंथ, मस्कुलर एंडोरेंस, कार्डियोरेस्पिरेटरी एंडोरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी एंड बॉडी कंपोजिशन। एंड मोटर स्किल रिलेटेड में स्ट्रेंथ, एंडोरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, स्पीड, कोऑर्डिनेशन आता है। तो यहाँ पे आपका शारीरिक स्वास्थ्य का घटक है मांसपेशियों की ताकत, यानी कि मस्कुलर स्ट्रेंथ। क्वेश्चन नंबर 17 है, औसत शरीर के भार वाले एक युवक को प्रतिदिन कितने कैलोरी की आवश्यकता होती है? तो दोस्तों औसत शरीर के भार वाले युवक को प्रतिदिन 2500 कैलोरी, यानी कि 1800 से 2700 होता है, यहाँ 2500 कैलोरी की आवश्यकता होती है। अगर वो एक लंबी दूरी का धावक है तो उसको 5000 से 5500 कैलोरी की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 18 है, पायसीकरण के पश्चात वसा का पाचन जिस एंजाइम के द्वारा होता है उसे हम क्या कहते हैं? दोस्तों उसे आपको पता है कि यहाँ पे जो है रेनिन जो है आपको अमाशय में स्रावित होता है जठर रस से, जो आपको दूध के पाचन में सहायक होता है, दूध को केसिन या दही में बदल देता है। इमाइलेज जो है ये आपका अग्नाशय रस से स्रावित होता है, जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। ट्रिप्सिन जो है ये भी अग्नाशय से पैंक्रियास से स्रावित होता है, जो ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन का पाचन करता है। यहाँ पे लाइपेज जो है ये अग्नाशय यानी कि पैंक्रियास से स्रावित होता है, ये वसा को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदलता है, ये वसा का पाचन करता है लाइपेज। क्वेश्चन नंबर 19 है, छोटे बच्चों के आहार में अधिकतम मात्रा में शामिल होना चाहिए। तो दोस्तों आपको पता है सबसे ज़्यादा प्रोटीन की आवश्यकता होती है छोटे बच्चों को, ठीक है, एडल्ट को कम होती है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि जो प्रोटीन होता है बॉडी बिल्डिंग फूड्स होता है और ये हमारे शरीर के निर्माण में सहायक होता है, इसलिए बच्चे का निर्माण होना होता है तो उसमें ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 20 है आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, कि मानव शरीर के पाचन तंत्र में अपेंडिक्स सहायता करती है। इन द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी अपेंडिक्स हेल्प्स इन। तो आपको पता है कि जो बड़ी आंत होती है लार्ज इंटेस्टाइन, उसमें पाए जाने वाली जो एक पूंछ जैसा होता है वो वर्मी फॉर्म या अपेंडिक्स कहलाता है, जो एक अवशेषी अंग है। पहले पाया जाता था पर अब नहीं पाया जाता। पहले ये जो अपेंडिक्स जो होता था वो शरीर में सेलुलोज के पाचन में, क्योंकि उसमें मानव जो है कच्चा भोजन खाता था और सेलुलोज वगैरह ज़्यादा मतलब स्टार्च खाता था सेलुलोज, तो उसको पाचन करने में ये सहायता करता था। बट इसका अब वर्तमान में कोई योगदान नहीं है, इसलिए पाचन क्रिया में कोई सहयोग नहीं है। ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का। तो दोस्तों ये था आज के सेशन का 20 MCQ क्वेश्चन। आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। जिस भी क्वेश्चन में कोई डाउट है कमेंट पे जरूर बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए कि और लोगों तक वीडियो पहुंच सके। दोस्तों तभी मैं वीडियो बना पाऊंगी, क्योंकि अगर मुझे मोटिवेशन मिलेगा तभी मैं वीडियो बनाऊंगी, वरना तो वीडियो मैं नहीं बनाऊंगी तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट आप लोगों के चलते मैं वीडियो डेली बेसिस से बना रही हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो प्रैक्टिस में, तब तक के लिए जय हिंद।